जब कोई इंसान इस दुनिया से विदा होता है ना, तो उसके कपड़े, बिस्तर, जूते, उसका इस्तेमाल किया हुआ अधिकतर सभी सामान उसी के साथ ही तुरंत बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन कभी भी उसकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, उसका घर, दुकान, फैक्ट्री, जेवर, उसकी जायदाद, उसके बच्चे और नजदीकी रिश्तेदार, भला इन सबको भी वो क्यों नहीं छोड़ते, बल्कि इन सब चीजों को तो वो ढूंढने लगते हैं। सच है ना? इससे पता चलता है कि आखिर रिश्ता किन चीजों से ज्यादा था। बात कड़वी है, लेकिन यह भी जिंदगी की एक सच्चाई है। नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं गिरीश शर्मा, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। कुछ दिन बिजी रहने के बाद फिर से आपके साथ रियल एस्टेट की एक ऐसी सच्चाई से आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं, जिसे समझते तो सब हैं, लेकिन बताता कोई नहीं। अपनी इस वीडियो में आपको बता रहा हूं कि क्या आपकी सारी जिंदगी की कमाई गई प्रॉपर्टी कहीं आपकी अगली पीढ़ी के लिए फायदे से ज्यादा समस्या लेकर तो नहीं आ रही? आखिर अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी के रूप में घर खरीदने के फायदे और नुकसान क्या हैं? आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें जिससे आप अपनी जिंदगी को बहुत ही अच्छे से जिएं, उसे बहुत ही खुशनुमा बना सकें, और आपके बाद आपके बच्चे भी। आपसे अनुरोध कि इस छोटी सी ज्ञानवर्धक वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। For property related tips, press the bell icon and subscribe to the channel so that you never miss a video from Property Tips by Girish Sharma. आप यह सुनकर यकीनन चौंक जाएंगे कि हमारे देश में 66% सिविल केस जमीन अर्थात प्रॉपर्टी से जुड़े होते हैं। अगर मैं बात करूं सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की, तो इस संस्था द्वारा की गई रिसर्च के अनुसार देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट भी जितने मुकदमों में अपना फैसला सुनाती है, उनमें से लगभग 25% से भी ज्यादा मुकदमे प्रॉपर्टी से संबंधित विवादों के होते हैं। है ना चौंकाने वाली बात? दरअसल हमारे देश में अधिकतर मीडियम क्लास पेरेंट्स के लिए बच्चों की एजुकेशन और उनकी शादी, उनका विवाह फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से दो अत्यधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य होते हैं। जिन पेरेंट्स के पास थोड़ा ज्यादा पैसा होता है, वह विरासत के तौर पर प्रॉपर्टी या फिर कोई अन्य संपत्ति अपने बच्चों के नाम कराने की इच्छा रखते हैं। वैसे देखा जाए तो यह सब तो व्यक्ति की माली हालत पर निर्भर करता है, लेकिन अगर हम इस बात को एनालाइज करें तो क्या यह प्रॉपर्टी खरीदने का सही और वाजिब तरीका है? कहीं यह हमारी अगली पीढ़ी के लिए फायदे से ज्यादा समस्या लेकर तो नहीं आने वाला? आज इसी विषय पर आपके समक्ष कुछ विशेष पहलुओं को रखने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि आप मेरे साथ बने रहेंगे और यकीनन आपको इस वीडियो से बहुत फायदा होगा। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि पिता ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए घर या फिर कोई अन्य जायदाद खरीदी, लेकिन बिना वसीयत यानी विल बनाए बिना उनका निधन हो जाता है। उस समय भाई बहनों के बीच वो जायदाद ही फसाद की जड़ बन जाती है। अधिकतर यह नौबत तब आती है जब उस प्रॉपर्टी का 2 या 2 से अधिक बच्चों में बंटवारा होना हो। कई बार तो यदि वसीयत तैयार भी कर ली जाए, तब भी माता पिता की मृत्यु के पश्चात बंटवारे को ही लेकर या फिर उस प्रॉपर्टी की बिक्री को लेकर भी दिक्कत आ जाती है। अक्सर मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान कई बार इस तरह के पारिवारिक विवाद होते देखे हैं और बहुत बार उन्हें सुलझाया भी है। दरअसल वर्षों पुराने प्रॉपर्टी से जुड़े कानूनों के तहत इस तरह के मामलों को सुलझाने में कई साल लग जाते हैं। कोर्ट कचहरियों में जो पैसा और समय बर्बाद होता है, सो अलग। अक्सर इस सबसे पारिवारिक सदस्यों में दूरियां कम होने के बजाय बढ़ ही जाती हैं। तो फिर ऐसा क्या किया जाए जिससे कि इस तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े और सबका भविष्य सुरक्षित रहे? मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कई बार इस बात का जिक्र किया है कि अगर परिवार में आपसी इत्तेफाक है तो वसीयत से सस्ता और बढ़िया कोई तरीका नहीं, जिससे व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात जिसे हम जो देना चाहें वो उसे आसानी से बिना किसी जद्दोजहद के हासिल हो जाए। इसी वसीयत यानी विल जैसे विषय को लेकर वसीयत की छोटी छोटी बारीकियों तक को मद्देनजर रखते हुए लगभग 20 एपिसोड में पहले से ही बना चुका हूं, जिसे आप मेरे इसी YouTube चैनल प्रॉपर्टी टिप्स बाय गिरीश शर्मा पर जाकर देख सकते हैं। मैं समझता हूं
कि उन्हें देखने के बाद आपकी बहुत सी समस्याओं का हल तो वैसे ही हो जाएगा। लेकिन अगर परिवार में इत्तेफाक नहीं है तो जैसे मैंने पहले कहा कि यही चीजें कभी कभार पारिवारिक क्लेश का कारण बन जाती हैं। आप खुद अगर समर्थ हैं और आपके बच्चे विदेश में हैं या किसी दूसरी स्टेट में रहते हैं, चाहते हुए भी अब वह आपके पास नहीं आ सकते और आप बच्चों के लिए निवेश का कुछ अच्छा जरिया बनाना चाहते हैं, तो वसीयत ना कर भविष्य में परिवार को विवादों से बचाने के लिए उस प्रॉपर्टी को खुद ही बेचकर अपने बच्चों में उससे आए पैसों का बंटवारा कर सकते हैं। या प्रॉपर्टी में निवेश के ऐसे कई तरीके हैं और भी ऐसे कई विकल्प हैं जिससे कि लगातार हर माह रिटर्न आती रहती है। अगर हम प्रॉपर्टी के संदर्भ में इसे देखें तो रेंटेड प्रॉपर्टी भी आप खरीद सकते हैं। यह एक अच्छा ऑप्शन है जिससे कि उस प्रॉपर्टी से हर माह आने वाला किराया बराबर बराबर बच्चों में बांटा जाए। या ऐसे बहुत से विकल्प और भी हैं। अगर आप अपना खुद का घर बच्चों को देना चाहते हैं लेकिन बच्चों को उसकी जरूरत नहीं है, बच्चे पहले से वेल सेटल्ड हैं, आपसे अलग रहते हैं और आप पति पत्नी को बुढ़ापे में पैसे की ज्यादा जरूरत है, तो आप अपने उस घर पर रिवर्स मॉर्गेज का सहारा भी ले सकते हैं। रिवर्स मॉर्गेज लोन पर पहले से ही मैं एक एक्सक्लूसिव वीडियो भी बना चुका हूं जिसे आप मेरे इसी चैनल पर देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उस लिंक को प्रेस करके भी देख सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो हर परिवार के सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं, पारिवारिक परिवेश अलग अलग होते हैं और उसी हिसाब से उन्हें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को हर बात अच्छी लगे। मेरे पास जब कोई क्लाइंट रियल एस्टेट की प्लानिंग के लिए आता है तो मैं उससे उसकी सारी पारिवारिक स्थितियों को अच्छे से समझकर यह जानने की कोशिश करता हूं कि आखिर वो क्या चाहता है। वो जो चाहता है क्या वो उसके परिवार के लिए सही निर्णय होगा, उसका दूरगामी प्रभाव क्या होगा, उससे उसे या उसके परिवार को क्या क्या फायदा हो सकता है और क्या नुकसान। इस सब को मद्देनजर रखते हुए ही हर किसी की अलग अलग फाइनेंशियल प्लानिंग करी जाती है। दरअसल हर व्यक्ति को अपने मतलब की ही बात अच्छी लगती है। उसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए भी केवल इंस्टेंट फायदा ही दिखाई देता है, वही अच्छा लगता है। लेकिन मैं उस व्यक्ति की फाइनेंशियल प्लानिंग को तैयार करते वक्त हमेशा उसमें दूर अंदेशी देखता हूं। यही कारण है कि जो कि इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद भी आज भी वो लोग खुश हैं और अपने ईस्ट मित्रों और रिश्तेदारों तक को किसी भी तरह की प्रॉपर्टी के लिए मुझे ही रेफर करते हैं, मेरा रेफरेंस देते हैं। दोस्तों, मैं अपने हर क्लाइंट को यह किस्सा जरूर सुनाता हूं और आज आपके साथ भी उस मजेदार किस्से को शेयर करना चाह रहा हूं। दरअसल हुआ यूं कि एक व्यक्ति का सड़क पर बस से टकराने पर बड़ा एक्सीडेंट हो गया। मल्टी फ्रैक्चर था। बेहोशी की हालत में लोगों ने बस के नीचे से उसे निकाला। आसपास तमाशबीनों की भीड़ लग गई साहब। कोई कहता कि इसके मुंह में पानी के छींटे मारो, कोई बोला कि जल्दी से जल्दी इसे गरम गरम हल्दी वाला दूध पिलाओ। भीड़ में से कोई और बोला कि जल्दी से इसे पास के हॉस्पिटल में लेकर जाओ। उसी भीड़ में एक बोला कि इसे ब्रांडी पिलाओ, ब्रांडी। वह व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हुआ था बेहोशी की हालत में ही थोड़ा सा हाथ उठाते हुए उंगली का इशारा करके बोला कि भाई उस आदमी की बात सुनो, उस ब्रांडी वाले की बात सुनो, वो ठीक कह रहा है भाई साहब। यह सच है कि हर व्यक्ति को अपने मतलब की बात अच्छी लगती है, लेकिन कई बार इंस्टेंट के चक्कर में एक छोटी सी चूक उसकी सारी पारिवारिक फाइनेंशियल प्लानिंग को खराब कर देती है। कहते हैं ना कि नाई सबके बाल काट सकता है लेकिन अपने नहीं। अपने बाल कटवाने के लिए तो उसे किसी और के नीचे सर रखना पड़ता है। सच है ना? तो आज ही किसी अच्छे एक्सपर्ट से अपने और अपने परिवार की फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर करवाएं और अपने इष्ट मित्रों को भी इस बात के लिए प्रेरित करें। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप दिल्ली या एनसीआर में रहते हैं और रियल एस्टेट को लेकर किसी भी तरह की समस्या से परेशान हैं, तो समय लेकर आप पर्सनली भी मुझसे मिल सकते हैं। यकीनन हमारी टीम प्रॉपर्टी से संबंधित आपकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करेगी। जिन मित्रों ने मेरे इस YouTube चैनल प्रॉपर्टी टिप्स बाय गिरीश शर्मा को सब्सक्राइब कर लिया है, मैं अपने उन सभी व्यूअर्स का
तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और निवेदन करता हूं कि नीचे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली सभी ज्ञानवर्धक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपने जो मुझे इतना प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही रियल एस्टेट को लेकर किसी रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ आपसे रूबरू होता हूं। तब तक के लिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे भी जरूर याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना गिरीश शर्मा।